वेक्टर से आप पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कैसे जाएंगे, ये सब बातें हो चुकी थी। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर, मोशन इन प्लेन का, उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टॉपिक डाल दें प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब आप इसको एक चैप्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो या एक टॉपिक की तरह ट्रीट कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इस पे हमारी डिस्कशन होगी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज बनते हैं और फिर किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उस सब पे हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, तो सर सबसे पहली बात, अगर मैं आपको प्रोजेक्टाइल याद दिलाऊं, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल याद दिलाऊं, तो बेसिक मतलब प्रोजेक्टाइल का सर ये होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिस पे सिर्फ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है, अगर आपने किसी भी बॉडी को इस तरह से फेंका है such that only the effect of gravity acts on the body, मतलब ग्रेविटी मतलब mg का इफेक्ट, उसके अलावा कोई और इफेक्ट बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, उसके अलावा कोई और इफेक्ट बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा हो, सिर्फ mg का इफेक्ट एक्ट कर रहा हो, तो उस केस में हम बॉडी के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, प्रोवाइडेड कि बॉडी का मोशन टू डायमेंशनल हो। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ mg का इफेक्ट एक्ट करेगा उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा टू डायमेंशनल मोशन होगा। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कई केसेस हैं, क्या क्या हो सकता है, तो वन बाय वन हम सब पे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा हो सकता है कि आप ग्राउंड पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिए और वो ऑब्जेक्ट वापस आके ग्राउंड पे गिरे। जैसे क्रिकेट में आप सिक्स मारते हो, छक्का अगर लगाते हो, तो उस केस में बॉल ऐसे ही तो जाती है, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह से दूसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो सकता है सर, कि आप किसी हाइट पे खड़े हो जाइए और यहाँ से आप किसी हाइट पे खड़े होकर आप यहाँ से बॉडी को फेंकिए ताकि बॉडी ऐसा आके गिरे, है ना। किसी हाइट पे खड़े हो जाइए और बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकिए, तब भी आपकी बॉडी ऐसे ही आके गिरेगी, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, बॉडी यहाँ से आके ऐसे गिरे, तो भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और यहाँ से बॉडी ऐसे आके गिरे, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और एक प्रोजेक्टाइल मोशन है इंक्लाइंड सरफेस पे, कि अगर आप इंक्लाइंड पे खड़े हो गए और आपने ऐसे फेंका, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, कोई सा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इसमें एक बात सब में ऑब्वियस है कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर विल बी ओनली वन इफेक्ट विच इज mg, मतलब कोई सा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो आप कहीं पर भी देखें, तो सब में एक ही चीज कॉमन है कि भाई एक ही फोर्स लग रहा है mg। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक ही फोर्स लग रहा है जो अर्थ फोर्स लगा रहा है, एंड दैट इज mg। यहाँ पर भी देखिए, जहां पर भी आप देखिए, बॉडी पे या पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है सर, जो अर्थ लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज mg, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने बॉडी को कैसे फेंका है। बट प्रोजेक्टाइल मोशन चाहे जैसा भी हो, पहली बात तो वो टू डायमेंशनल मोशन होगा और बॉडी पे किसी भी पॉइंट पर एक ही फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है mg। पहली बात तो टू डायमेंशनल मोशन होगा और बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है mg। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहला हम प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। पहला प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पर हम डिस्कशन करेंगे सर। पहले पहले एक सवाल से मेरा हाँ आपका सुनाइए, सुनाइए। आपने भी स्टेटमेंट दिया कि वैसा मोशन जो किसी टू डायमेंशन के प्लेन में हो और उसके साथ साथ उस पर mg एक्ट कर रहा हो, सिर्फ एक फोर्स। तो सर क्या ऐसा मुमकिन है कि mg एक्ट करते हुए सिर्फ वन डायमेंशन में कोई फोर्स बिल्कुल हो? है, मोशन अंडर ग्रेविटी बॉडी mg एक्ट करता है, यहाँ पर बॉडी ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर नीचे आती है। ठीक है, अगर आप सही। देखें तो इसकी सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, तो इट इज वन डायमेंशनल मोशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स कौन सा लग रहा है, तो सर फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है दैट इज mg, ओके है ना। फोर्स तो mg लग रहा है बट इट इज वन डायमेंशनल मोशन, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल नहीं माने, प्रोजेक्टाइल नहीं कहते। नहीं, इसको हम प्रोजेक्टाइल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो इसीलिए मैंने आपको रिपीट किया बार बार कि मोशन टू डायमेंशनल होना चाहिए और mg ही का सिर्फ इफेक्ट लगना चाहिए, इफेक्ट mg का ही लगेगा,
बट मोशन कैसा होना चाहिए, टू डायमेंशनल, तभी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। अब वन बाय वन चीजों को समझिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए बेटा, अगर हमने यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऐसे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, तो सबसे पहली बात, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करें तो हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका होगा विद सम वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी बी बी यू, और कुछ एंगल पे फेंका, इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर जो थीटा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वो एंगल जिस एंगल पे आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। अब यहाँ से आपने पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्टाइल को फेंका, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक का नाम है यू कॉस थीटा, दूसरे का नाम है यू साइन थीटा। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब इस वेलोसिटी का हम दो इफेक्ट देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाएगी, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों वेलोसिटी अपना अपना रोल प्ले करेगी। अब दूसरी बात है सर कि ये जो प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा है, वर्टिकल यू sin थीटा है। तो अब इसमें कुछ बातें याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं एक्ट कर रहा है कोई फोर्स? क्योंकि हमने आपसे बोला कि जो प्रोजेक्टाइल है इसमें एक ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और वो फोर्स कौन सा है? mg। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और जब फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। बट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका नाम है mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। अब एक बात सोचो, सिर्फ अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज यू साइन थीटा, और इस पे जो एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, दैट इज mg। ठीक है। तो एक बात तो ऑब्वियस है सर कि ये जो mg लग रहा है ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। तो पहले तो ये वेलोसिटी को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। कब तक डिक्रीज होगी? जब तक ये वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। ठीक। वंस द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, एक बार अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसके बाद फिर पार्टिकल किधर चलने लगेगा? तो पार्टिकल mg की डायरेक्शन में ही चलने लगेगा। ठीक है। पहले वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी वाई एक्सिस के अलोंग, अब फिर जब ये वाई डायरेक्शन में मतलब mg की डायरेक्शन में चलने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या करने लगेगी? इंक्रीज करने लगेगी। तो मतलब ये अक्सर पूरी कहानी का कि इनिशियली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी वाई एक्सिस में, फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है। और हमेशा इस बात को याद रख सकते हो कि ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी हो रही है। तो इनिशियली जब आपने फेंका था तो ऐसे गया था, यू साइन थीटा ऊपर था, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यू साइन थीटा जीरो हो जाएगा, मतलब यू वाई जीरो हो जाएगा, है ना। और ये वो पॉइंट होगा जहां से पार्टिकल रिटर्न होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद आपका जो यू साइन थीटा तो मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कहूंगा, बिकॉज हर पॉइंट पे यू साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही होगी, और ये जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल स्टिल विल रिमेन यू कॉस थीटा। ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट ले लूं, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूं, तो ये नेट वेलोसिटी है। और याद रखिएगा कि नेट वेलोसिटी जब पार्टिकल आपका ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तो जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है उसी वेलोसिटी से पार्टिकल वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, प्रोवाइडेड कि अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं हो। और हम लोग जो अपना केस कंसीडर कर रहे हैं, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो जब भी एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, आप जितनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंकेंगे उतनी ही वेलोसिटी से वापस बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहली बात है, अब कुछ कुछ बातें मैं लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो एफ वाई इज इक्वल टू एम जी, एंड हेंस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जी। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम फाइनली लिखें वी वाई की वैल्यू, मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो दैट वुड बी रिटन एज इक्वल टू यू साइन थीटा
minus of gt. This is the formula for velocity along y axis. ठीक है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आपके दो वेलोसिटीज हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। अगर आपको कल की बात याद हो तो मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है तो नेट वेलोसिटी आप यही लिखेंगे ना, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो नेट वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे सर? नेट वेलोसिटी को आप लिखेंगे u cos थीटा का स्क्वायर, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ gt का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर नेट वेलोसिटी। ठीक है, दिस विल बी योर नेट वेलोसिटी। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेलोसिटीज। वन इज द वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर वन इज द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, जिसमें से हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी का, जो भी चेंज आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा। सर यहाँ तक नोट करके मुझे बताइए तो मैं आगे बताऊं। यस सर, नोट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बात और देख सकते हैं हम। ओके सर 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 अच्छा अच्छा अच्छा, सर आपने ये एफ वाई जो एफ वाई एक्सिस में जो वी वाई लिखा है सर आपने यू साइन थीटा माइनस जी थीटा जी टी, ये वहां से लाए वो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली कहानी है सर। सुबह मैं कुछ बोलूंगा तभी मेरी आवाज आएगी ना, अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोग नोट कर लें। हाँ, मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही से लाया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? g। और g को जी के निगेटिव बराबर क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको क्योंकि हमेशा ऐसे बोला है कि g की वैल्यू हमेशा ऊपर जाइए निगेटिव नीचे लेंगे। जी हाँ, सर। क्योंकि ये हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यस दिस इज सर। द फॉर्मूला फॉर नेट वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एक बात और फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी इस नेट वेलोसिटी की? ये तो फॉर्मूला हो गया ना नेट वेलोसिटी का, विच इज u cos थीटा अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ gt का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो सर किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखो, मान लो मैं ऐसे देखता हूँ कि ये आपका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है और ये इसकी नेट वेलोसिटी। तो सर इसकी डायरेक्शन का मतलब जो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है उसको हम इसकी डायरेक्शन कहेंगे अल्फा। ठीक है, इस अल्फा को कैसे फाइंड करोगे? तो एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल, ये वी वाई, ठीक है, तो अल्फा को फाइंड कैसे करेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स वी बाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं या नहीं बेटे? ये आपको नेट वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा और आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि tan इनवर्स वी वाई कैन बी रिटन एज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। दिस इज योर बेसिकली डायरेक्शन। और आप देखो तो अल्फा की वैल्यू भी चेंज होगी हर पॉइंट पर, अल्फा की वैल्यू भी हर पॉइंट पर चेंज होगी। और वो चेंज क्यों होगी? क्योंकि u sin थीटा माइनस ऑफ gt है ना, u sin थीटा माइनस ऑफ gt, t की वैल्यू चेंज होगी तो ये पूरा पार्ट चेंज होगा, और ये पूरा पार्ट चेंज होगा तो अल्फा चेंज होगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का और उसके डायरेक्शन का। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो आगे बात करते हैं। यस सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके वेलोसिटी का
और उसकी डायरेक्शन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर आपसे कोई ऐसे पूछे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, लेट्स से आपने यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, आपसे कोई पूछ ले फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट velocity and its direction after 2 seconds। तो क्या होगा सर? कैसे करोगे? जल्दी से करके बताओ। What would be the net velocity and its direction after 2 seconds? सर ग्रेविटी को 10 भी ले सकते हैं या 9.8 ही ले? 10 ले लो, 10 ले लो। 9 पॉइंट वैसे तो आपको एग्जाम में 9.8 कंसीडर करना है, बट यहाँ पर जस्ट टू मेक द सिंप्लीफिकेशन इजियर 10 ले लीजिए। सर -10 आ रहा है। वेलोसिटी -10 आ रही है आपकी, ऐसा कैसे? अंडर रूट देखिए 17 यूनिट सर। देख लेते हैं सर। इस वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 50 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम वेलोसिटी कहेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 4/5 होता है सर। ये 40 मीटर पर सेकंड आएगा। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग अगर इनिशियल वेलोसिटी आप लिखेंगे तो vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस ऑफ gt, वो बाद की बात है। बट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अगर y एक्सिस के अलोंग लिखें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो ये u sin थीटा होगा, मतलब 50 into sin 37, और sin 37 की वैल्यू सर 3/5 होती है, तो मतलब ये 30 मीटर पर सेकंड। देखो ये जो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो तो यही रहेगी, सॉरी माय मिस्टेक, x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो यही रहेगी, बट y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर 2 सेकंड्स कितना होगा? तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर 2 सेकंड्स विल बी रिटन एज u sin थीटा माइनस ऑफ gt। और ये जो वैल्यू है ना, याद रखो ये u sin थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब 30 माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय t इज 2। तो vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? vy की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। मतलब 2 सेकंड के बाद जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 10 है, और x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो 40 है, और इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा दैट वुड बी नेट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर। ठीक है, 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर, तो 16 प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1700 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द नेट वेलोसिटी सर। यस अल्फा सर है ना? 10 इनवर्स 1/4। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy की वैल्यू कितनी है? 10, और vx की वैल्यू कितनी है? 40, तो tan इनवर्स 1/4। अब देखो 1/4 कितने वैल्यू पे, 1/4 के लिए एंगल की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता, तो हम यहीं तक आंसर रहने देंगे। अब समझ में आया सर? कोई मुझे -10 बता रहा था, पता नहीं कहां से। सर गलत हो गया था। गलत हो गया, नेट नहीं ठीक है, निकाला होगा। ठीक है, जो गलत हो गया था उसको सही कीजिए, आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे बता सकूं आगे की चीजें।
हो गया सर? सर आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ूं? यस सर, हो यस सर। ठीक है सर। अब देखिए मेरे बच्चे, अब कुछ और फॉर्मूला हम देखते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे आपको, बट पहले कुछ और फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपको बोला गया कि यहाँ से अगर आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्टाइल ऐसे आता है ग्राउंड पे, ठीक है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो हमने पहली बात तो ये देखा कि वेलोसिटी along y axis will change but along x axis it will remain same। इसमें दूसरे कुछ और फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं ड्राइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें तो व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट? ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली वो टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे आके गिरेगा, है ना, फेंका आपने और वो वापस ग्राउंड पे आके गिरा, तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, और हमें मालूम है कि u sin थीटा को मैं uy कह सकता हूँ। सोच के देखो, u sin थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ? एक्चुअली में u sin थीटा का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। भाई u sin थीटा कुछ भी नहीं है बल्कि uy ही तो है, और u cos थीटा कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है? u cos थीटा। तो u cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? u cos थीटा इज इक्वल टू ux, है ना। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2uy डिवाइडेड बाय g, बिकॉज u sin थीटा को मैं uy कह सकता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है सर, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हमेशा 2u sin थीटा बाय g होगा। और इसमें एक बात याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जितना टाइम इसको यहाँ तक आने में लगेगा ऊंचाई पर, उतना ही टाइम फिर उस ऊंचाई से, उस हाइट से वापस इसको ग्राउंड पे भी गिरने में उतना ही टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली में दो पार्ट है, एक ऊपर जाने का टाइम और एक नीचे आने का टाइम। और याद रखो कि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात पे आते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड एज रेंज। रेंज का मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करता है, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। रेंज का मतलब सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जब आप रेंज निकालेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे, तो आपको जो इस रेंज की वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। ठीक है, रेंज पे हमारी कुछ खास बातें होंगी। पहले तो ये समझो, रेंज को हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, या ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है जिसके अनुसार साइन 2 थीटा को हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 एज इट इज, दिस कैन बी रिटन एज u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय u cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ऐसे लिख सकते हैं। तो रेंज की जो वैल्यू है सर, वो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ux डिवाइडेड बाय g, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू द रेंज। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन रेंज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। बात मेरी हजम हुई है? सर। ठीक है सर जी, इसको नोट करिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसको नोट करिए, मैं कुछ और डिस्कशन करूं रेंज से रिलेटेड। Range depends on both horizontal and vertical velocity both.
कर लिया सर आपने नोट? यस सर। यस सर। अब देखिए कुछ और पॉइंट समझिए, रेंज से रिलेटेड एक छोटी सी बात और समझें सर। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज आपको दिखाई दे रहा है कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बात हमें ये भी समझ में आ रही है सर कि रेंज की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं फॉर अ गिवन वेलोसिटी बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब अगर मान लो मैंने किसी बॉडी को फेंका सर 10 मीटर पर सेकंड से, किसी एंगल पे फेंका तो एक रेंज मिलेगा मुझे। अगर मैं कंटिन्यूअसली यही एंगल चेंज करता जाऊं, वेलोसिटी यही रखूं और मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करता जाऊं, तो हमारा रेंज भी चेंज होगा, बिकॉज रेंज डिपेंड्स ऑन दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करेंगे कीपिंग योर वेलोसिटी सेम रखिए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करिए, तो रेंज सेम होगा। और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा 11th में कि रेंज मैक्सिमम हो जाएगा फॉर एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब क्या? तो देखो जब आप थीटा को चेंज करेंगे तो आप ये कह सकते हैं फॉर अ गिवन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को फिक्स रखूं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करूं, तो किसी भी गिवन वेलोसिटी के लिए रेंज मैक्सिमम आता है। रेंज विल बी r will be maximum when sin 2 थीटा will be maximum। सोच के देखो भाई, रेंज मैक्सिमम कब होगा? अगर हमने वेलोसिटी को फिक्स कर दिया तो उस फिक्स वेलोसिटी के लिए u तो फिक्स हो गया, g फिक्स हो गया, बट रेंज को अभी भी मैं चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो ये पूरा जो फैक्टर है इस फॉर्मूले में sin 2 थीटा ये चेंज होगा। और जिस समय पे sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस इंस्टेंट पे हम कह सकते हैं रेंज भी मैक्सिमम होगा। और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो क्या सकती है? तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है सर। साइन हो या कॉस हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा को हम ये कह सकते हैं कि sin इनवर्स 1, मतलब कि sin की वैल्यू 1 कितने एंगल पे आएगी? तो हम कह सकते हैं सर 2 थीटा वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू वुड बी 45 डिग्री। मतलब रेंज आपका मैक्सिमम होगा फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू 45 रख दोगे तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। और उस मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? दैट वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। ये तो आप जानते ही हो कि दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज। अब मेरी एक बात समझो सर, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो सुने आप ध्यान से, और जहां पे आप नहीं समझ पाए उस पूछेंगे। अब एक बात समझिए सर, मान लीजिए कि मैंने वेलोसिटी u रखा, u के लिए मैंने ये एंगल पे फेंका तो एक रेंज मिला। फिर मैंने u के लिए कुछ और एंगल पे फेंका, मान लो थीटा 1 एंगल पे, तो फिर से मुझे रेंज मिलेगा और इस बारी का जो रेंज होगा वो पिछली बारी से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वाला जो एंगल है पहले वाला, मान लो कि थीटा एंगल मैंने 30 डिग्री लिया तो हमें कुछ रेंज मिला। थीटा 1 हमें 40 ले लिया तो रेंज मिलेगा मगर वो ज्यादा होगा, है ना? इसी तरह से थीटा की वैल्यू थीटा 2 45 ले लो, तो थीटा की वैल्यू अगर आप 45 ले लोगे 45 डिग्री, तो इस पे फिर से आपको कुछ रेंज मिलेगा और ये वाला जो रेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब दिस विल बी आर मैक्सिमम ना। अब सर आप एक बात बताइए, क्या हम एंगल को 45 से ज्यादा नहीं बड़ा कर सकते? भाई 45 सब डिग्री पे तक तो घटने हम लगेगा एंगल, ना। मेरी बात सुनिए पहले तो, कि सर क्या हम एंगल को 45 के बियॉन्ड बढ़ा सकते हैं या नहीं? पहले तो ये बताइए भाई। अपना यस सर, 45 बढ़ा पे सकते फेंका हैं। है तो बढ़ा सकते हैं, 45 से बड़ा भी कर सकते हैं भाई, 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं। तो रेंज के साथ क्या होगा? आफ्टर योर एंगल इज इंक्रीज्ड बाय 45 से आप एंगल को और फर्दर इंक्रीज करो, तो उसके बाद रेंज के साथ क्या होगा? रेंज बढ़ेगा, घटेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? घटने लगेगा। सर घटेगा। घटने लगेगा। क्योंकि सर अगर किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई है तो अब उसके बाद तो वो चीज नहीं बढ़ सकती। तो अगर आप एंगल को आप फर्दर बढ़ाओगे तो रेंज घटेगा। तो आपको नहीं लगता, सोच के देखो, बढ़ते हुए में जब रेंज बढ़ रहा था तो कभी पार्टिकल यहाँ गिरा, फिर यहाँ, फिर किसी एंगल के लिए यहाँ गिरा, किसी एंगल के लिए यहाँ गिरा, एंड सो ऑन, गिरते 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 फाइनली वो किसी एंगल के लिए यहाँ पे गिरा। तो जब आप वापस रेंज घटने लगेगा तो आपको नहीं लगता कि वापस फिर से पार्टिकल इन पॉइंट्स पे गिरेगा जिन पॉइंट्स पे वो पहले गिरा था, है ना? मतलब वो रेंज की वैल्यू को रिपीट कर देगा। मतलब अगर आप एंगल को 45 से कम करेंगे तो जो रेंज आपको पहले मिल रहा था वही रेंज फिर से दोबारा मिलने लगेगा। क्लियर है? इसका मतलब एक ही रेंज की वैल्यू आपको 2 बार मिलेगी, ठीक है? 2 पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। कौन कौन से एंगल के लिए? तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा जो एंगल जिस पर रेंज की वैल्यू सेम मिलेगी
दैट वुड बी 90 माइनस थीटा। अब इस बात को मैं पहले तो फॉर्मूले से समझा दूं, लॉजिक समझ में आ गई है, फॉर्मूले से समझो। इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, सोच के देखो, इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दूं, थीटा की जगह, तो रेंज की वैल्यू का फॉर्मूले में आप कैसे लिखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे लिखोगे। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 180 माइनस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं। और याद रखिएगा साइन 180 माइनस थीटा रिमेन्स एज साइन थीटा, मतलब ये अभी भी कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी ही आएगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब आप थीटा एंगल पे फेंकें या आप 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकें, आपका रेंज सेम होगा। क्या मतलब हुआ सर, कि जो रेंज आपको 30 डिग्री के एंगल पे मिलेगा वही रेंज आपको 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री के एंगल में मिलेगा। मतलब एक ही रेंज की वैल्यू आपको दो बार मिलेगी, एक अगर थीटा एंगल पे तो दूसरा 90 माइनस थीटा एंगल पे, एक ही रेंज आपको दो बार मिलता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि रेंज रिपीट्स इटसेल्फ, रेंज जो है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। क्लियर, सारी बातें नोट कर लो। हो गया सर? नो सर। ठीक है, नोट करिए। तो सर हो गया। ठीक है, सर जी जी। सर ये आप ये एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि मेरा अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटे मैंने इसमें बस एक बात समझाया है कि अगर आप रेंज की वैल्यू को देखें तो एक ही रेंज आपको दो बार मिलेगा, है ना, एक ही रेंज दो वैल्यू पे आपको मिलेगा, एंगल्स की दो वैल्यू के लिए, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज की वैल्यू सेम होगी, एक है वो थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब बेटे आपको जो रेंज 30 डिग्री पे मिलेगा वही 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पे भी वही रेंज रिपीट होगा। ठीक है, उसका रीजन मैंने मैथमेटिकली लॉजिकली ये समझाया था कि 45 तक रेंज इंक्रीज करता है। अगर आप अपने एंगल को 45 से ज्यादा बड़ा करेंगे तो फिर बॉडी क्या करने लगेगी, पीछे गिरने लगेगी, रेंज वापस फिर से रिपीट होने लगेगा। ये तो होगा कि 45 तक आप आगे गए, उसके बाद फिर पीछे आ रहे हो, तो जब आप आगे जा रहे थे तो जो जो पॉइंट आपने क्रॉस किया था, जब आप पीछे आओगे तो फिर उसी उसी पॉइंट्स पे तो आप आओगे। तो इसका मतलब लॉजिकली तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैथमेटिकली मैंने ये शो किया है कि इस फॉर्मूले में थीटा की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा रख दूं तो फिर से ये वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी ही हो जाती है। मतलब या तो आप थीटा रखें या आप 90 माइनस थीटा रखें, रेंज की वैल्यू फिर से वही आती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब है कि आपका जो रेंज है वो थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम आता है। समझ गए सर? आगे बढ़ूं? अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए एक बड़ा प्यारा सा सवाल है एस सी वर्मा का, वो आपको मैं करा रहा हूँ, देखिए पहले ध्यान से समझिए। सर क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन है कि ये कोई वुडन बोर्ड है, मान लो ये कोई वुडन बोर्ड है, वुडन वुडन बोर्ड, ठीक है, ये कोई वुडन बोर्ड है जो पानी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पानी पे रखा हुआ है, पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, बस याद रखो कि पानी पे रखा हुआ है। इसकी लेंथ 1 मीटर, मान लो इसकी लेंथ 1 मीटर। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और उस बंदे का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द बोट से, वो बंदा जहां पर खड़ा है उसकी डिस्टेंस सेंटर, बोट के सेंटर से, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसके सेंटर से 5.5 मीटर है, सेंटर से। क्लियर है? सेंटर ऑफ द बोर्ड से ये डिस्टेंस 5.5 मीटर है और वो बंदा यहाँ पे खड़ा है सर,
द मैन इज स्टैंडिंग हियर। आपसे वर्मा जी ने बोला कि ये मैन कैन थ्रो स्टोन्स, पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, और मैन पत्थर फेंक सकता है विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी विथ विच मैन कैन थ्रो द स्टोन इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? ये जो मैन है जिस वेलोसिटी से ये पत्थर को फेंक सकता है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे सवाल में ये पूछा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ एंगल्स फॉर विच स्टोन्स थ्रोन बाय द मैन फॉल्स ऑन द बोर्ड। मतलब कितने कितने एंगल पे वो फेंके, मतलब एंगल की क्या क्या रेंज हो सकती है। रेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, एंगल का रेंज, मतलब एंगल की मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिस एंगल पे अगर मैन स्टोन को फेंके तो वो स्टोन कहां गिरे, वो स्टोन इसी बोर्ड पे गिरे। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैन कैन थ्रो स्टोन्स विथ maximum velocity of 10 meter per second. Find range of angles for which stones thrown by man strikes board. क्वेश्चन आप नोट करिए, मैं आपको सिखाता हूं इसको। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सर एज इट इज, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। सर क्वेश्चन नोट करके बता देना ताकि मैं आगे सॉल्व करूं सर, आप लोग चुप हो जाते हो बिल्कुल। हो गया सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए सर। भाई मैन की जो वेलोसिटी है जिसके साथ वो स्टोन को फेंक सकता है वो वेलोसिटी तो फिक्स हो गई ना, तो वो क्या चेंज कर सकता है, वो अपना एंगल चेंज कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें पत्थर को इस बोर्ड पे पहुंचाना है तो व्हाट कैन बी द मिनिमम डिस्टेंस दैट द स्टोन शुड कवर, मतलब कम से कम कितना डिस्टेंस उस पत्थर को कवर करना पड़ेगा। तो सोच के देखो, बोर्ड में गिरने के लिए कम से कम स्टोन को इस एंड पे आके गिरना पड़ेगा, कम से कम तो यहाँ गिरना पड़ेगा, और कम से कम अगर यहाँ गिरेगा तो आपको नहीं लगता कि ये जो रेंज होगा ये 5 मीटर होगा सर, कम से कम यहाँ पे? यस सर, 5 नहीं, मीटर। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि ये 0.5 है, ये 0.5 है। आपसे बोला गया कि इस सेंटर से ये डिस्टेंस 5.5 है, तो इस एंड से ये डिस्टेंस 5 ही तो होगा, 5.5 माइनस ऑफ 0.5। अरे पहली बात क्लियर है सबको? मतलब इसका मतलब है कि कम से कम रेंज आपका कितना होना चाहिए, पहला वाला 5 मीटर, यही तो होना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट केस हम ये कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू 5 मीटर। तो रेंज का अगर 5 मीटर होना चाहिए तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं सर, ठीक है, आसानी के लिए। तो अगर हम जी की वैल्यू को 10 ले लें तो सर ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सर साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 5/10, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, 30 डिग्री पर। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। पहला पॉइंट समझे आप, थीटा की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। पक्की बात है एकदम? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पॉइंट मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। दूसरा, मैक्सिमम कहां तक फेंक सकते हैं? अब देखो, कम से कम 15 डिग्री पे फेंकोगे तो यहाँ पर आके गिरेगा। अब एंगल बढ़ाओ, ठीक है, एंगल बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगा, मतलब कहीं यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। मतलब मैक्सिमम आप एंगल कितना कर सकते हो ताकि ये बोर्ड पे गिरे, तो कम से मैक्सिमम यहाँ तक गिरा सकते हो आप। नहीं यार, ये बात समझ लो, ठीक है। मिनिमम 15 डिग्री पे फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा, और मैक्सिमम आप कितने एंगल पे फेंको ताकि यहाँ गिरे वो निकाल लेते हैं।
तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको मैं 6 मीटर कह सकता हूँ या नहीं? बेटा हाँ ना बोल। यस सब बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। मैक्सिमम तो इस एंड पे गिराओगे तो रेंज की वैल्यू 6 आएगी। तो रेंज इज इक्वल टू अगर 6 मीटर है तो देखो 6 इज इक्वल टू, फिर से आप वही लिखो, वेलोसिटी तो वही रहेगी, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू मैं फिर से 10 ले रहा हूँ, तो 10 से 10 कैंसिल, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 6/10, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 3/5। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स 3/5, और साइन की वैल्यू 3/5 होती है 37 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू होगी 18.5 डिग्री। सर साइन की वैल्यू ना 3/5 होती है 37 डिग्री पर, ये हमने पहले भी यूज किया है। तो थीटा की वैल्यू 18.5। अब मैं लॉजिकली समझा रहा हूं, अब अगर मैं एंगल को 18.5 के बाद बढ़ाऊं और इंक्रीज करूं, तो अब आपको क्या लगता है पार्टिकल कहां गिरेगा? तो अनडाउटेडली पार्टिकल बोर्ड के बाहर गिरेगा जाके, यस है सर। ना? अब अगर मैं एंगल बढ़ाता जाऊं तो ये रेंज क्या होता जाएगा? ये रेंज बढ़ता जाएगा सर, और पार्टिकल बोर्ड के बाहर गिरेगा। कब तक ये रेंज बढ़ेगा? तो आपको ये पता है कि ये रेंज तो तब तक 45। बढ़ेगा 45 तक बढ़ेगा। 45 तक बढ़ा, बोर्ड के बाहर गिरा। अब जब मैं एंगल को 45 से ज्यादा करूंगा तो ये रेंज फिर पीछे होने लगेगा, रेंज की यस वैल्यू सर। फिर से डिक्रीज होने लगेगी। और जब डिक्रीज होने लगेगी तो आपको नहीं लगता कि वापस फिर से ये स्टोन बोर्ड पे गिरना शुरू कर देगा, है ना, कुछ एंगल के बाद? तो इसका मतलब वो कहां पर ऐसा होगा? तो सर अगर आपको वो एक रेंज सर मिला है 15 डिग्री पर, तो दूसरी बार यही रेंज कहां पर मिलेगा? 90 - 15 इज इक्वल टू -15 75 डिग्री, है ना? यस और यस सर। इसी तरह से आपको अगर रेंज मिला 18.5 पे, तो यही वो रेंज फिर से 91 रिपीट होगा 90 - 18.5 इज इक्वल टू 71.5 डिग्री पर। यस सर। इसका मतलब अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में आपसे रेंज ऑफ एंगल पूछा था, आप ध्यान से देखिए, कम से कम 15 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 18.5। तो 15 डिग्री से 18.5 डिग्री के लिए अगर हम फेंकें तो हमारा जो ये स्टोन है वो कहाँ गिर रहा है? वो आपका बोर्ड पे गिर रहा है। 15 से लेकर 18.5 डिग्री तक ये जो स्टोन है वो कहाँ गिरेगा? बोर्ड पे गिरेगा। उसके बाद यहाँ चले आइए, 71.5 से लेकर 75 डिग्री तक फिर से स्टोन कहाँ गिरेगा? तो फिर से बोर्ड पे गिरेगा, मतलब 71.5 डिग्री टू 75 डिग्री आपका फिर से स्टोन कहाँ गिरेगा? बोर्ड पे। क्लियर हो गई बात? तो स्टोन अगर बोर्ड पे गिरेगा तो इसका मतलब रेंज ऑफ एंगल आपको समझ में आया? ये आपका जो रेंज है 2 बार रिपीट हुआ है, और यही चीज आपको इस क्वेश्चन में सिखाई गई है कि एक ही रेंज आपको दो वैल्यू पे मिल सकता है। मतलब जो रेंज आपको 15 पे मिल रहा है वही रेंज आपको 75 डिग्री पे मिलेगा, और जो रेंज आपको 18.5 पे मिल रहा है वही रेंज आपको 71.5 में मिलेगा, और बाकी एंगल के लिए तो ये वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी। क्लियर है सर? नोट कर लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। सर ये नोट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे बात कर सकूं। सर कर लिया नोट। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं। तो ये तो सर ये रेंज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने अभी कराया। अभी एक दो और फॉर्मूले पे पहले मैं चर्चा कर लूं, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सर ये तो रेंज से रिलेटेड एक फॉर्मूले को समझाने के लिए एक क्वेश्चन था, तो वो हमने कर लिया। अभी अभी और एक दो फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। सर अगर हम किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल को
अगर हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल हमने जानते हैं सर कि ये प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जाता है, मतलब ये u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका तो पहले तो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और फिर नीचे आया। ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा है और ये वाली वेलोसिटी u sin थीटा है, तो पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, ऊपर मतलब यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद फिर नीचे आया। ठीक है, ये जो है ये वाली जो हाइट है जहां तक वो मैक्सिमम जा पाया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, मैं ड्राइव नहीं कर रहा रिजल्ट बार बार। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा? तो प्रोजेक्टाइल विल रीच टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h और फिर वो वहां से फिर नीचे गिरेगा। तो सर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस हाइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और u sin थीटा क्या चीज है? तो u sin थीटा कुछ नहीं है सर, uy ही तो है। इसका मतलब हाइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप अगर ध्यान से देखें तो आपका जो हाइट है ना, आपका हाइट वो अपने आप को 2 बार रिपीट करता है। हाइट अपने आप को 2 बार, सॉरी 2 बार कह रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। हाइट हाइट जो है ना आपका, वो हाइट आपकी अगर देखें तो वो भी सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फिर से मेरी बात सुनिए, हाइट आल्सो डिपेंड्स ऑन ओनली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आप एक सिमिलैरिटी देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि रेंज हो या हाइट हो, दोनों ही सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ y। ठीक है, और रेंज हो या हाइट हो, क्या हो गया मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो या हाइट हो, दोनों सिर्फ y एक्सिस वाले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। जबकि रेंज किस पे डिपेंड करता है? तो रेंज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है और वर्टिकल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर हमें हाइट को मैक्सिमम करना है, फॉर h टू बी मैक्सिमम एट अ गिवन वेलोसिटी, मतलब सर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप वेलोसिटी को फिक्स कर दीजिए, u की वैल्यू को आप फिक्स कर दीजिए और थीटा को चेंज करिए, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आप चेंज करिए, तो आपको ये दिख रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे कीपिंग द वेलोसिटी सेम, तो हमारा फिर से हाइट की वैल्यू चेंज होगी, है ना? तो अगर हमें हाइट को मैक्सिमम करना है, तो हाइट को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को कितना अप करना होगा? साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है? 1। अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, तो साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90। और इस केस में अगर आप हाइट देखेंगे ना, हाइट, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90 विल बिकम 1, तो ये हो जाएगी u स्क्वायर बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाइट दैट यू विल गेट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना? आपका हाइट मैक्सिमम होगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और आपका रेंज मैक्सिमम होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, जहां पर हाइट मैक्सिमम हुआ है, मतलब जिस एंगल के लिए हाइट मैक्सिमम हुआ है, उस एंगल पे अगर मैं रेंज निकालूं तो रेंज का है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, मतलब 2 into 90 डिवाइडेड बाय g, है ना? अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे जहां पर हाइट मैक्सिमम हुआ है उस पर अगर आप रेंज निकालें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 डिवाइडेड बाय g। और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है सर, इसका मतलब रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेंज की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब समझे, जब हाइट मैक्सिमम होगा तो रेंज 0 होगा, लेकिन रेंज मैक्सिमम होगा तो हाइट 0 नहीं होगा सर, लेकिन हाइट मैक्सिमम होगा तो रेंज 0 होगा। और दूसरी बात यह है कि सर आप यहां से अगर आप किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो 90 का मतलब ये हुआ कि इस एंगल पे अगर आपने पार्टिकल को यहां से फेंका तो ये एंगल 90 है ये, तो अगर आप 90 पे फेंकेंगे इसका मतलब है कि पार्टिकल को आपने बिल्कुल सीधा सीधा फेंका है, और जब भी आप पार्टिकल को सीधा सीधा फेंकेंगे वो सीधा सीधा जाके ऊपर से नीचे गिरेगा। इसका मतलब इस केस में रेंज नहीं होगा। दिस मोशन विल ओनली बी लाइक अ वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा उस केस में। जब रेंज हाइट मैक्सिमम होगी, रेंज 0 होगा, तो उस केस में इट विल नो लॉन्गर बी अ प्रोजेक्टाइल।
ठीक है, और वो हाइट मैक्सिमम होगी। क्लियर है? इसको नोट करिए, मैं आगे बात करूं। हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, राइट। अब चलो, यहाँ पर हम 3 फॉर्मूला सीख चुके हैं। एक है टाइम ऑफ फ्लाइट का, विच इज 2u sin थीटा बाई जी। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो रेंज का है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और तीसरा फॉर्मूला हमारे हाइट का है, वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और भी कुछ सर एक फॉर्मूला सर है जिसको टाइम हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, उस पर भी हम आएंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बोलो सर, क्या कह रहे हैं? सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो सर वो तो डबल टाइम है ना, दो मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर से वो दूसरा दो जी, कंपोनेंट में बटा हुआ है। तो सर ये यहाँ पर जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा है, ये पूरा है टाइम ऑफ फ्लाइट वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब पूरा ही हो गया। पूरा? और सर वो अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम पूछा जाए तो सर? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम है वो हर हर केस में अलग अलग होगा। उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाइट को मैक्सिमम करोगे तो वो एंगल पे डिपेंड करती है ना बात। भाई अगर Yes, sir. आप हाइट मैक्सिमम करोगे तो एंगल पे डिपेंड, आप चाहते हो वो फॉर्मूला निकालना तो निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको मैक्सिमम करना है तो फॉर्मूला क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। यही तो है, Yes, sir. 2u sin। और 90 पे आप जाएंगे तो आपका हाइट में मतलब हाइट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा उस केस में? 2u बाई जी हो जाएगा। जब आप एंगल को 90 कर देंगे तो हर जगह 90 रख दीजिए ना, बस इतना ही करिए। Yes, वो नहीं। तो ये 2u बाई जी हो जाएगा। चलिए अब देखिए सर, आपको मैंने अभी 3 फॉर्मूला बताया है। पहले इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। बट पहले इन 3 को समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो सबसे पहला सिचुएशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, सर यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ये एक और प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है, और एक और प्रोजेक्टाइल फेंका। एक ही पॉइंट से मैं 3 प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ। तीनों प्रोजेक्टाइल अलग अलग एंगल पे फेंके जा रहे हैं सर। पहली बात तो याद रखिएगा, ये तीनों प्रोजेक्टाइल अलग अलग एंगल पे फेंके गए हैं, सेम एंगल पे नहीं फेंके गए हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं। ये एक प्रोजेक्टाइल हमने फेंका यहाँ से, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से फेंका है, और ये एक तीसरा प्रोजेक्टाइल है जो ऐसे आके गिरा है। इस प्रोजेक्टाइल्स का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल 1, ये वाला प्रोजेक्टाइल नीचे वाला 2, और ये प्रोजेक्टाइल 3। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 3 की हाइट सेम है, और प्रोजेक्टाइल 2 का हाइट कम है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मतलब अगर मान लो कि इस प्रोजेक्टाइल पे, ये जिसको मैंने 1 लिखा है, इस 1 वाले प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पे पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, लेट दैट बी टाइम ऑफ फ्लाइट t1। इसको t2 कुछ टाइम लगेगा, और इसको टाइम कुछ मान लीजिए t3 लगेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो आपको कमेंट करना है इस पर। मेरा कुछ ऑप्शन है उसको देखिए, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3। ऑप्शन नंबर बी है सर आपका कि t3 इज ग्रेटर देन t1 इज इक्वल टू t2। ऑप्शन नंबर सी है आपका कि t3 इज इक्वल टू t1 इज ग्रेटर देन t2। ऑप्शन नंबर डी है आपका t3 इज इक्वल टू t1 इज लेस देन t2। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। बस ये आपको डायग्राम गिवन है, और इस डायग्राम से सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि भाई ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स है उसका रिलेशन क्या होगा। ये आपको सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है और उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए तो क्या होगा, बता सकते हैं? कोई भी बच्चा सोचे, पहले आप सोचिए।
सर बी होगा। बी होगा। अच्छा, और कोई सोचेगा? सर डी होगा। बी कह रहे हैं, एक और किसी ने बी कहा। सर सर T2 और T3 सेम एंगल है क्या सर? जी, ये तो मैं आपसे T2 और पूछ रहा हूँ ना, मैं अभी बताऊंगा, पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप अपना नहीं आइडिया सर, लगाएं। वो नहीं, हाँ वो प्रोजेक्टाइल 3 और प्रोजेक्टाइल 2 ये दोनों जो हाँ, सेम एंगल से प्रोजेक्ट है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। कोई सा भी एंगल सेम नहीं है, सेम ऑल द नहीं एंगल्स है, आर डिफरेंट। ठीक है। कोई सा भी एंगल सेम नहीं है, सारे एंगल एक दूसरे से डिफरेंट है। और वेलोसिटी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है, ठीक है। बट आपसे ये पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको अभी कुछ चीजें लिखवाई थी, ठीक है। अगर आप मेरे फॉर्मूले पे ध्यान देंगे तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको लिखवाया था कि इसको हम 2u/y/g लिख सकते हैं, ठीक है। और हाइट में मैंने आपको लिखवाया था इसको हम u(y) का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g लिख सकते हैं। ये मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों को मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखवाया था जानबूझ के। और मैंने आपसे बोला था कि चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो या हाइट हो, दोनों ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आप एक बात देखिए, ये जो प्रोजेक्टाइल 1 है, ये प्रोजेक्टाइल 1, और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है सर, ये प्रोजेक्टाइल 3। अगर आप ध्यान से देखें तो हाइट 1, मतलब हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल विच इज 1, इस प्रोजेक्टाइल का हाइट और 3, प्रोजेक्टाइल नंबर 3 का हाइट, ये दोनों इक्वल है। H1 और H3 की हाइट इक्वल है। और ये जो दोनों हाइट आपको दिख रही है वो किससे बड़ी है? तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन H2। ये दोनों हाइट इक्वल है और वो ग्रेटर है किसके से? H2 से। तो एक बात बताओ कि जो हाइट का रिलेशन होगा वही तो टाइम का रिलेशन होगा, क्योंकि टाइम ऑफ लाइट और हाइट दोनों ही u/y पे डिपेंड कर रही है ना। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई जिसकी हाइट सेम उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम, मतलब u/y1 इज इक्वल टू u/y3, दिस शुड बी ग्रेटर देन u/y2। और अगर जो कहानी u/y के साथ हुई है वही तो टाइम ऑफ लाइट के साथ भी होगी। तो इसका मतलब है t1 इज इक्वल टू t3 एंड बोथ विल बी ग्रेटर देन t2। क्या मेरी बात हजम हुई है? इसका मतलब T1 T3 के बराबर है और दोनों ही किससे ज्यादा हैं? तो दोनों ही T2 से ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब ये है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। तो आप ये याद रख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में ये सिमिलैरिटी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो या हाइट हो, दोनों ही सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, ये दोनों जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसा डायग्राम अगर गिवन हो तो ऐसे डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हो। खैर, अब आते हैं दूसरी बात पर। सर दूसरा पॉइंट ये है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो कि किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं ये ऑप्शन मिटा रहा हूँ, इस ऑप्शन में मैं चेंजेस ला रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? मतलब मैं आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, मतलब ये कि ux1 दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू ux2 दैट इज द सेकंड प्रोजेक्टाइल ग्रेटर देन ux3। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ux1 इज इक्वल टू ux2 इज ग्रेटर देन ux3। कुछ गलत कर दिया, सॉरी। ux1 ux3 is greater than ux2, ये दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड ये है कि सर आपका ux1 या तो इसको ऐसे लिख लो, ux3 greater than ux1 greater than ux2, या ux3 greater than ux2 greater than ux1, या पांचवा ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन दिए मैंने।
आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे कमेंट करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे अगर हम बात करें, सर सी। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, किसी ने ऑप्शन बोला सी, चलो मैं सर आपको बताता हूँ कैसे आप सोचेंगे। तो एक बात तो क्लियर है ना सर, एक बात क्लियर है, अगर आप देखें तो आपका 1 और 3 का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, 1 और 3 का, मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है uy1 और ये uy3 वो इक्वल है, ठीक है। uy1 इज इक्वल टू uy3, ये इक्वल है ना। बट अगर आप देखो तो रेंज को देखते हैं, चलो रेंज की बात करते हैं। रेंज की क्यों बात करेंगे, क्योंकि रेंज वो एक फैक्टर है जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व हो रही है। तो ट्वाइस ऑफ ux uy डिवाइडेड बाय g, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व हो रही है, क्लियर है। तो अगर रेंज में हम देखें तो देखो सर, दोनों का uy सेम है ना, 1 का और 3 का uy सेम है। बट अगर रेंज में कंपेयर करो तो किसका रेंज ज्यादा है सर, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेंज ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 3 इज ग्रेटर देन व्हाट, 3 का जो रेंज है वो किससे ज्यादा है, रेंज ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 1 है या नहीं है। नहीं आ रही बात समझ सर भाई, रेंज वाइज तो 3 का रेंज 1 से ज्यादा है और दोनों की वाई वेलोसिटी सेम है, दोनों की वाई वेलोसिटी सेम है। रेंज ज्यादा है 3 का 1 से और दोनों की वाई वेलोसिटी सेम है। तो अगर दोनों का वाई वेलोसिटी सेम है तो आखिर कौन सी वेलोसिटी है जो रेंज बढ़ गया होगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ux3 अनडाउटेडली, है ना, ux3 अनडाउटेडली 1 से ज्यादा होगा तभी तो रेंज बढ़ा होगा। अरे तुम्हें समझ में आया, तो ux3 इज ग्रेटर देन ux1, ठीक है। और सर अगर आप एक बात और देखो कि अगर आप यहां पर देखोगे तो 1 और 2 का रेंज अगर देखो तो सेम है, 1 और 2 का रेंज सेम है। अगर आप ध्यान से देखो, रेंज ऑफ 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ 2। नहीं आ रही बात समझ में भाई, रेंज तो दोनों का सेम है ना। लेकिन अगर हम वेलोसिटी कंपेयर करें तो uy ऑफ 1 इज ग्रेटर देन uy ऑफ 2। सर समझना थोड़ा सा, है ना, uy1 का 2 से बड़ा है बट रेंज सेम है। तो इसका मतलब जिसका वेलोसिटी y वाला वेलोसिटी ज्यादा है उसका x वाला वेलोसिटी कम होना चाहिए। इसका मतलब ux1 शुड बी लेस देन ux ऑफ 2, तभी तो रेंज सेम हो पाएगा। सर सोच के देखो सर। यस सर। सर नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं दोबारा समझा दूंगा। दोबारा फॉरगेट सर, अबाउट द दोबारा ऑप्शन, दोबारा दोबारा सर। फिर से सुनो। सर मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्चुअली सवाल को समझो। मैंने आपसे बोला कि मुझे एक बात बताओ, चलो हम दोनों पे 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। सर इस प्रोजेक्टाइल और इस प्रोजेक्टाइल पे चर्चा करो फॉर 1 एंड 2, प्रोजेक्टाइल 1 एंड प्रोजेक्टाइल 2। सर अगर 1 और 2 में हम कंपेयर करें तो दोनों का रेंज सेम है या नहीं, R1 R2 के बराबर है, ठीक है। रेंज का यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ux1 uy1 डिवाइडेड बाय g। ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ux2 इंटू uy2 डिवाइडेड बाय g। और हम एक चीज g और g तो ये वैसे ही दिख रहा है कि ये मामला खत्म है। और अगर हम 2 से 2 खत्म कर दो, अगर हम कंपैरिजन करें ना, कंपैरिजन, तो हमें ये दिख रहा है कि सर इस 1 वाले की हाइट ज्यादा है। तो 1 वाले का जो uy1 है ना, uy1, ये तो 2 वाले के uy से ज्यादा है ना भाई। नहीं आ रही बात समझ में, यस सर। uy1 जो है uy1 वो uy2 से ज्यादा है ना। फिर भी मैं कह यस रहा हूँ ये सर। दोनों प्रोडक्ट सेम है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। ये बात ऐसी है जैसे मैं लिखूं 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए ux और ये मान लो uy, ये ux1 है, ये uy1 है, 2 इंटू 3 मैंने लिखा। और मैं कह रहा हूं कि ये इधर वाला जो ux1 है, ux2 और ये uy2, इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी सेम आएगा। बट इसमें जो uy है वो 2 हो गया, तो अनडाउटेडली ux3 होगा या नहीं, तभी तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम होगा ना दोनों के लिए। नहीं आ रही बात समझ में भाई, ये जो यस सर। प्रोडक्ट है ना ux और uy का वो सेम आना है। तो यस अगर ये प्रोडक्ट सेम आना है और मुझे ये बोला गया है कि uy जो है आपका 2 का वो uy1 से कम है, तो ux1 को कम होना पड़ेगा और ux2 को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा। यस सर। अब समझे, क्लैरिटी आई। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 1 का ux है, इस 1 वाले का वो 2 वाले के ux से कम है।
ठीक है। और 1 और 3 को अगर कंपेयर करोगे तो 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो दोनों का यू वाई सेम है, बट रेंज देखो तो यू वाई 3 ज्यादा है और यू वाई 1 कम है। तो इसका मतलब है कि 3 का यू एक्स ज्यादा होगा और 1 का यू एक्स कम होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। पता नहीं Yes, क्या sir. बोल रहा है। Yes, इसका sir. मतलब अगर पूरी कहानी का आप सारांश देखो तो 3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज्यादा है और 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कम है। समझ में आई बात। और अगर आप 2 और 3 को देखेंगे तो 2 और 3 में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 3 का रेंज ज्यादा है, ठीक है, 3 का रेंज ज्यादा है। और आप लेकिन y दोनों का सेम है, 3 का और 1 का y सेम है। इसका मतलब अगर मैं 3 और 2 को कंपेयर करूं तो क्या नहीं कह सकता मैं कि ये जो 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और अगर मैं 3 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो 3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि इस पे मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इस पे कंपैरिजन? इसलिए मैं नहीं कर सकता कि भाई इसका ठीक है इन दोनों का y सेम है, इस 1 का और 3 का y सेम है, बट इन दोनों का ux सेम तो नहीं है ना। समझ रहे हो? Yes, sir. 3 पे वो वाला कंपैरिजन 2 और 3 पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं नहीं है, है ठीक है। सर, रेंज तो बहुत ज्यादा इसीलिए डिफरेंट हमने इसका जो फाइनल आंसर बोला है वो क्या है, नन ऑफ दीज। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं इस बात को समराइज कर रहा हूँ। ये इस बात को मैं थोड़ा सा और समराइज कर रहा हूँ। देखो, मैं अगर तुमसे कहूँ भाई बाकी बच्चे फिर से ध्यान केंद्रित करें, मैं आपसे कहूँ ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, दोनों को हमने एक पॉइंट से फेंका है, अगर अलग अलग एंगल पे फेंका है, मुझे सिर्फ दो के लिए बताओ, ये प्रोजेक्टाइल 1 कह लो, इसको प्रोजेक्टाइल 2 कह लो, कंपेयर करो तो किसका यू वाई ज्यादा होगा? सर सब बोलेंगे आप खटाखट। सर 1 1 का और 2 वन का 1 का वन का होगा। 1 है ना, जिसका हाइट ज्यादा है उसका यू वाई ज्यादा। मैं कह सकता हूँ हाइट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ 2, तो जिसका हाइट ज्यादा उसका यू वाई ज्यादा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, यूएक्स के पे यूएक्स पे कमेंट करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कमेंट करो, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी? इंडिविजुअली कमेंट करो, अभी भूल जाओ इसको, किसका सर 2 पे हॉरिजॉन्टल होगी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगी? सर 2 की कमेंट कर सकते हैं क्या? टू की ज्यादा होगी सर। 2 की ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। क्यों? जी क्योंकि देखो हमें हमें इन दोनों का रेंज सेम दिखाई दे रहा है, रेंज ऑफ 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ 2, और हमें मालूम है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2x1 into uy1 divided by g is equal to twice of ux2 into uy2 divided by g। यही तो लिख सकते हैं, g से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है। अब बिकॉज हमें दिख रहा है कि 1 का वर्टिकल कंपोनेंट इससे ज्यादा है, ठीक है, बट रेंज दोनों का सेम है, तो रेंज को सेम करने के लिए जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट कम है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो रेंज सेम हो पाएगा। तो हमें दिख रहा है कि यू वाई 1 ज्यादा है और यू वाई 2 कम है, तो इसका मतलब है यू एक्स 2 को ज्यादा होना पड़ेगा देन दैट ऑफ यू एक्स 1, तभी तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इक्वल हो पाएंगे। भाई 2 into 3 है, अगर यहाँ 3 ज्यादा हो गया। समझ में आई बात? अगर प्रोडक्ट को इक्वल करना है, एक वैल्यू छोटी है दूसरी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट को इक्वल करने में के लिए जो दूसरी वैल्यू होगी जिसकी बड़ी हो है उसको छोटा कर दो और जिसका छोटा है उसको बड़ा कर दो। इज इट क्लियर नाउ? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर पक्की बात? अच्छा, इसी तरह से मैं एक बार और कंपैरिजन कर लूं, ये नोट क्या, किसका यू एक्स ज्यादा किसका यू वाई ज्यादा, इस केस में नोट करो, आगे बात करूं। सर यहाँ तक नोट करिए, मैं आगे बात करूं। यस सर कर लिया ठीक है। अच्छा, इसी में मैं फिर से इस बारे में बात कर लूं इसी तरह के। भाई पॉइंट सुनना भाई सारे बच्चे। तूबा खान, तुम्हारी एज यूजुअल कोई आवाज नहीं आती है, पता नहीं आप समझती हैं या नहीं समझती हैं, तो आप ही समझें। ये एक प्रोजेक्टाइल है। तूबा खान, आपको कोई इशू है माइक अनम्यूट करके बोलने में? तूबा
ये दो प्रोजेक्टाइल है सर, ये प्रोजेक्टाइल 1, ये प्रोजेक्टाइल 2, इन दोनों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कमेंट करिए। सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 का ज्यादा होगा सर। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 की कम होगी। ठीक है, वर्टिकल सेम होगी सर। हाँ, बिल्कुल सही बात, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, h1 इज इक्वल टू h2। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ y1 इज इक्वल टू 2, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अगर रेंज वाइज मैं कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 1। और रेंज किस पे डिपेंड करता है? तो रेंज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर दोनों का जो वर्टिकल है वो सेम आया है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा? ux2 इज ग्रेटर देन ux1, ये तो होगा। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सबको सर। ये लॉजिक Yes, sir. क्लियर है? चलिए रेस्ट कुछ और भी क्वेश्चंस हम करेंगे मगर वो सर कल। सर सर इसको अगर जी। इसको अगर प्रैक्टिकल वे में सर देखें तो सर प्रैक्टिकल वे में यही है कि अगर एक ही हाइट पे फेंकना है तो सर ज्यादा ताकत लगा के अगर फेंकते हैं तो वो दूर गिरती है, सीधी सी बात है, और अगर कम ताकत लगाते हैं तो वो यहीं पे गिरती है, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो। प्रैक्टिकल अगर आप देखिएगा कि तो ज्यादा वेलोसिटी से आप फेंकेंगे तो ज्यादा ऊंचाई पे भी जा सकती है, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऊंचाई ज्यादा हो रेंज कम हो। जी नहीं, अगर हाइट को अगर हम बराबर कोई ऐसा सेटअप तैयार करें कि हाइट हमारा सेम हो तो सर वेलोसिटी आगे पीछे तो होगी सर। वो हाइट सेम हो तो वेलोसिटी आगे पीछे, नेट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। नेट वेलोसिटी सेम हो ऐसा मैंने नहीं बोला है, मैंने कंपोनेंट पे बात करी है ना। तो अगर आप नेट वेलोसिटी देखेंगे, अगर मान लीजिए इसमें किसी से कोई पूछ ले कि भाई किसकी नेट वेलोसिटी ज्यादा, मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पहले वाले को आपने u1 वेलोसिटी से फेंका है, मान लो इसकी नेट वेलोसिटी, और इस u2 वाले को आपने नेट वेलोसिटी u2 से फेंका है। तो अगर मैं नेट में कंपेयर करूं कि किसका नेट वेलोसिटी ज्यादा है, तो नेट वेलोसिटी उसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। देखो इसमें इस u2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अगर आप u2 का कंपोनेंट देखो और u1 का कंपोनेंट देखो तो हम ये कह सकते हैं सर u2 जो है ना नेट, दैट कैन बी रिटन एज ux का स्क्वायर प्लस ऑफ uy का स्क्वायर, यही तो होगा सर, हाँ ना बोलो। ये 2 के लिए ux और ये 2 के लिए uy, और u1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ ux1 का स्क्वायर प्लस ऑफ uy1 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे। अब देखो, अब आप किसकी uy के साथ क्या हुआ? uy तो दोनों का सेम है, uy तो दोनों का सेम है, ठीक है, बट ux2 जो है ux2 वो ux1 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं एज ux2 इज ग्रेटर देन ux1 ux1 से ज्यादा है, इसका मतलब है u2 जो नेट वेलोसिटी है वो u1 की नेट वेलोसिटी से ज्यादा होगी। यस सर। समझे? इसका मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हाइट सेम होने से ये मतलब नहीं है कि नेट